अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। खज़र हसान हेयर्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा हैगा अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। तो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स हम अपना स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग क्यों करी जाती है, अकाउंटिंग के रीज़न क्या है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। और बुक कीपिंग क्या होती है और बुक कीपिंग कौन कर रहा है, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह इसमें आपको जो हेड ऑफ़ अकाउंट है वहाँ तक आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हेड ऑफ़ अकाउंट कौन कौन से होते हैं और कब इंक्रीज़ होंगे कब डिक्रीज़ होंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा। तो हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या है, ठीक है, और हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम कोई भी चीज़ करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग का क्या रीज़न है देख लेते हैं। कह रहा है अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग the function and the information of financial nature and interpreting the result thereof, ठीक है। there are two kinds of accounting, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कह लें और मैनेजरियल अकाउंटिंग कह लें या कॉस्ट अकाउंटिंग कह लें इसको आप, ठीक है। दो तरह की अकाउंटिंग होती है हमारी। तो अकाउंटिंग कह रहा है कि उस प्रोसेस का नाम है जिसको हम जो कि रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और फाइनेंशियल नेचर की क्या बताता है, रिजल्ट बताता है इंटरप्रेटिंग करके। अब रिकॉर्डिंग किस चीज़ की भाई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भाई कौन सी होती हैं, अब देखिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम इंशाल्लाह आगे फर्दर डिटेल में भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिर्फ वही होती हैं जहाँ पे आपका मनी इन्वॉल्व हो, ठीक है। मॉनेटरी इम्पैक्ट जहाँ हो वो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। और क्लासीफाइंग हम उसको क्यों करते हैं, जाहिर सी बात है भाई हम इसको क्लासीफाइंग करेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पैसा जो हमारा गया है या आया है, ये एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसलिए हम इसको क्लासीफाइंग भी करते हैं, समराइजिंग भी करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं तो हम उसको एक समराइज कर देते हैं एज अ बैलेंस शीट कह लें, इनकम स्टेटमेंट कह लें, जिसके ज़रिए हम अपना प्रॉफिट भी मालूम कर लेते हैं और अपना कंपनी का स्टेटस भी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया दो तरह की अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, ठीक है। इंशाल्लाह ये हम लोग कैफ में पढ़ेंगे। तो अब हम अगले चलते हैं कि व्हाट इज़ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है भाई, अब बुक कीपिंग कौन करता है, पहले तो आप ये चीज़ समझ लें। देखिए बुक कीपिंग ना सिर्फ एक अकाउंटेंट करता है। हम क्या हैं, हम एक अकाउंटेंट हैं बस। जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना, आप सिर्फ अपने आप को ये एज्यूम करें कि आप सिर्फ एक कंपनी के अकाउंटेंट हैं बस। अगर आप अपने आप को बिजनेस समझेंगे या ऑनर समझेंगे तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो फंस जाएंगे अपनी अकाउंटिंग को सॉल्व करने में, क्योंकि अकाउंटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है आपको। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ अपने आप को एज अ अकाउंटेंट एज्यूम करना है और पूरी अकाउंटिंग आपने पढ़नी है पूरे सीए के लास्ट तक, ठीक है। कह रहा बुक कीपिंग क्या है, कह रहा बुक कीपिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखिए मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, जहाँ पे हमारी मॉनेटरी इम्पैक्ट हो, यानी कि जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो जाए। इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द बुक्स ऑफ एन एंटिटी। देखिए अब बुक कीपिंग क्या होती है कि ज़ाहिर सी बात है जो हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम बुक में करेंगे। तो उस बुक को क्यों रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक में क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्या रीज़न होती है भाई। जाहिर सी बात है, अब जैसे कि अब मैं सीधी मिसाल दूँ, जैसे कि अब हम लोग सीए करें तो जब हम लोग अपने नोट्स बनाते हैं तो जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का अलग बनाते हैं, PWCS का अलग बनाते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, QM का अलग बनाएंगे, इकोनॉमिक्स का अलग बनाएंगे, ठीक है, अकाउंटिंग का अलग बनाएंगे। या तो फिर हम क्या करेंगे, या तो अगर हम एक अच्छा बड़ा जर्नल लेते हैं फिर हम उसके पोर्शंस बनाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो कि यार ये काम मेरा अकाउंटिंग का, ये काम मेरा इकोनॉमिक्स का, ये मेरा BWCS का है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसी तरह से हम बुक कीपिंग भी बुक यूज़ करते हैं एंटिटी में, ताकि हम अपनी आइडेंटिफिकेशन कर सकें कि ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा इनकम है, ये सेल्स रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। कह रहा ऑल ट्रांजेक्शन आर एनालाइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स एंड आर देन रिकॉर्डेड इन आ सीरीज़, ठीक है। सीरीज़ में रिकॉर्ड करते ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स कॉल्ड अकाउंट। इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स करते हैं हम, इसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट। अब इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स क्यों करते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, अब
हम अकाउंटिंग बुक कीपिंग में इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बनाएंगे, जब भी तो हम अपनी क्या नाम है बुक कीपिंग अच्छे से कर पाएंगे, वरना अगर नहीं करेंगे, सबको एक ही जगह पे लिख देंगे तो हम कैसे करेंगे। हमने सबको इंडिविजुअल रिकॉर्ड करना पड़ता है, जिसको हम अकाउंट कहते हैं। कह रहे देयर इज़ अ सेपरेट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे सेपरेट अकाउंट होता है, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी थी, आपके बुक्स जो होती हैं, जैसे कि आपके नोट जब आप बनाते हैं तो वो आप सेपरेट बनाते हैं। कह रहा है फॉर ईच डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, हर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन की क्या है सेपरेट अकाउंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब आगे यहाँ पे कह रहा है और डैट इज़ टू से फॉर ईच टाइप ऑफ एसेट, जैसे कि एसेट है उसका हमें अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, लायबिलिटी का अलग बनाना पड़ेगा, इनकम का अलग बनाना पड़ेगा, एक्सपेंस का अलग बनाना पड़ेगा, ऑनर्स या कैपिटल का हमें अलग बनाना पड़ेगा। अच्छा, ऑनर्स इक्विटी हो या ऑनर्स कैपिटल हो या सिर्फ कैपिटल हो, बात एक ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में ना, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि एसेट्स में जब इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह इसकी बता दूंगा। देन इंशाल्लाह फिर जो इसका इम्पैक्ट है, नेचर है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, बुक कीपिंग में एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल का अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ता है। कह रहा है डबल एंट्री, डबल एंट्री क्या होती है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। डबल एंट्री बुक कीपिंग इज़ यूज टू रिकॉर्ड डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन के डुअल एस्पेक्ट्स। भाई डुअल एस्पेक्ट्स किस चीज़ के, भाई जाहिर सी बात है, कंपनी जब कोई माल बेचेगी तो उसमें दो बंदे ऐड होंगे, एक तो बिज़नेस खुद ऐड होगा, दूसरा हमारा कस्टमर। जब हम ख़रीदेंगे, परचेस करेंगे, तब भी दो इन्वॉल्व होंगे, दो पार्टीज़, पहला एक हमारा सप्लायर, दूसरा जो बिज़नेस है वो खुद, ठीक है। तो डुअल एस्पेक्ट्स होगा, जब भी हम परचेजेस करेंगे या सेल्स करेंगे या जो भी चीज़ें होंगी, डुअल एस्पेक्ट्स होगा। इन सिस्टम डिज़ाइन टू अलाउ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस टू मॉनिटर इट प्रोग्रेस एंड प्रोड्यूस पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास फिल वक्त हमारे पीआरसी के कोर्स में दो हैं, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो हैं। एक हमारा हैगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक हमारे पास हैगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये दो हमारे पास होता है। तो यहाँ पे इसने यही कहा है कि भाई डुअल एस्पेक्ट्स होता है ट्रांजेक्शन्स का, जिसको हम डिज़ाइन करते हैं और अलाउ भी करते हैं मैनेजमेंट को कि वो बिज़नेस को इस तरह से मॉनिटर करे और इसका प्रोग्रेस देखे और इसका प्रोड्यूस करे, क्या करे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट। देन आता है हमारे पास अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अच्छा, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के इसका थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होगा, ठीक है। कह रहा है अकाउंटिंग इज़ अ बॉर्डर टर्म दैट इंक्लूड्स समराइजिंग, ये हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग दिस ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारी अकाउंटिंग होती है, ठीक है। अब बुक कीपिंग क्या है, कंसर्न विद ओनली रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, ऑफ द बिजनेस। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे आईकेएफ सवाल कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अकाउंटिंग इज़ अ बॉर्डर टर्म, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बुक कीपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताओ भाई कि बुक कीपिंग इज़ अ बॉर्डर टर्म, तो आप यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स लिखा हुआ होगा, तो वहाँ पे आप सीधा आराम से जाके बिस्मिल्लाह करके फॉल्स करके आइएगा, क्योंकि अकाउंटिंग इज़ अ बॉर्डर टर्म, ठीक है। देन सम टाइम आपको वो क्या करेगा, यहाँ पे इस जगह पे बुक कीपिंग पे आपको वो घुमा सकता है। क्या घुमाएगा, या तो आपको बोलेगा बुक कीपिंग इज़ अ कंसर्न विद ओनली रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, फॉल्स ही आंसर होगा। तो यहाँ पे हमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को दोनों इंडिविजुअल अलग अलग हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। हम इन दोनों को एक जगह पे नहीं करेंगे, बट ये चीज़ याद रखिएगा, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग बोथ आर डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, ये इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। इसका इससे लिंक तो हैगा, ठीक है, इससे इसका लिंक हैगा, इंटरकनेक्टेड हैं ये दोनों,
एक दूसरे के साथ, डिफरेंट भी हैं और इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो इसका भी एमसीक्यूज आ सकता है कि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग इज डैश दे देगा, फिर वो आपसे पूछ लेगा सिमिलर, डिफरेंट या अपोजिट, तो यहाँ पे आप जाके सिंपल डिफरेंट लगा कर आइएगा। देन हमारे पास आता है अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, अब हम अकाउंटिंग करते तो हैं लेकिन अकाउंटिंग की साइकिल भी तो होगी, या हम डायरेक्ट जो है वो बोलते हैं अच्छा ये रिकॉर्डिंग हुई है चलो ट्रांजेक्शन लिखी और हमें पता चल गया हमारा प्रॉफिट कितना। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है, देखिए ये पूरी एक अकाउंटिंग की साइकिल है। ठीक है, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, हम अपना जैसे फ्रेश होते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर जो हमारी रूटीन होती है वो हम करते करते ही हमारी पूरी डेली रूटीन की एक साइकिल होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब हर चीज़ के पीछे एक पूरी प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस होता है कि भाई उस चीज़ को इस तरीके से करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी अकाउंटिंग का भी एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, पहला ट्रांजेक्शन क्या है, एन इवेंट्स दैट हैज़ अ मॉनेटरी इम्पैक्ट। देखिए मैं आपको पहले ऊपर बता के आ चुका हूँ कि मॉनेटरी इम्पैक्ट इसको कहते हैं। मॉनेटरी इम्पैक्ट कहते हैं जहाँ पे हमारा पैसा इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, मनी जहाँ इन्वॉल्व हुआ मॉनेटरी इम्पैक्ट आ गया बिजनेस में। एंड नीड्स टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और हमें ज़रूरत है कि इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करें, बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, इस कॉल्ड ट्रांजेक्शन, ये हमारी ट्रांजेक्शन कहलाई जाती हैं। अब बिजनेस यूजुअली हैज़ थाउजेंड ऑफ ट्रांजेक्शन। देखें थाउजेंड ऑफ ट्रांजेक्शन होता है इन एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, जो हम कंपनी का होता है। ठीक है, नॉर्मली जो है वो हमारे अकाउंटिंग ईयर एंड एक साल का ही होता है। देन हमारे पास आता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है, ये आईकेएप का चैप्टर नंबर 2 भी है, वहाँ पे हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इंशाल्लाह करेंगे। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या है, दिस इज़ फर्स्ट प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि ये फर्स्ट प्लेस है वेयर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए जिस तरह की ट्रांजेक्शन होगी वो उस ही बुक ऑफ प्राइम एंट्री में जाके रिकॉर्ड होगा। बस ये नहीं होगा कि भाई परचेज की सेल्स में जा रही है, सेल्स की परचेज में आ रही है, सेल्स रिटर्न की परचेज रिटर्न में जा रही है, परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न में आ रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये फर्स्ट प्लेस है जहाँ पे हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन के बाद बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बाद हमारा आता है लेजर्स। ठीक है, बुक कीपिंग में लेजर्स में हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स और ट्रांजेक्शन्स टोटल्स। ठीक है, ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन्स का या ट्रांजेक्शन का टोटल जो है वो हम क्या करते हैं, आर एंटर्ड इनटू द एप्रोप्रिएट अकाउंट इन लेजर। ठीक है, एप्रोप्रिएट अकाउंट इन लेजर में हम इसको पोस्ट करते हैं। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में हम इसको भी बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। देन हमारे पास आता है लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस। ठीक है, देन ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस कहता है अ लिस्ट ऑफ बैलेंस कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर्स, फ्रॉम लेजर से निकाल लिया जाता है इसको, एंड दिस लिस्ट इज कॉल्ड द ट्रायल बैलेंस। यानी कि हम क्या करते हैं, लेजर्स होता है। ठीक है, लेजर हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये हमारे पास टी लेजर होता है। ठीक है, एक रनिंग बैलेंस अकाउंट होता है और एक सिंपल टी अकाउंट होता है। हमारे पास लेजर ये है। ठीक है, अब इसका जो टोटल आएगा ना, इसका जो टोटल अमाउंट होएगा, इसका जो हमारे पास टोटल अमाउंट होएगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके रिकॉर्ड कर देंगे कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस पे। मतलब इसको हम लेजर से निकाल के ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे, तो देन हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है अब हम किसी चीज़ को नाम तो देंगे ना आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे हम लेजर से निकाल के जब हम एक जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, पूरा अमाउंट लिखते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको ट्रायल बैलेंस कहेंगे। इंशाल्लाह हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एक ज़रूर करेंगे जिसमें हम अपना पूरा ट्रांजेक्शन से लेकर हम पूरा अपना ट्रायल बैलेंस तक जाएंगे इंशाल्लाह। फिर ये रहा, थोड़ा सा अगर टाइम रहा तो देन इंशाल्लाह ज़रूर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम बनाएंगे, जो हम अपने क्वेश्चन हमने सॉल्व करते हुए आ रहे होंगे। देन लास्ट में हमारे पास आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपकी कंपनी की एक परफॉर्मेंस शो करती है, एक आपका जो वर्किंग होता है ना वो शो करती है। कह रहे द फिगर्स इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्या है, फिगर्स जो होती हैं ट्रायल बैलेंस में आर एडजस्टेड फॉर पीरियड एंड एडजस्टमेंट्स, वो एडजस्टेड होती हैं। ठीक है,
वो रिकॉर्ड हुई भी होती हैं। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रीपेड, और फिर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रीपेड करते हैं, ठीक है। अच्छा, दिया वो तो उसने बड़े आराम से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से प्रीपेड करते हैं, लेकिन जब हम अपना आई कैप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो यकीन माने आप लोग, बहुत बहुत से भी ज़्यादा ध्यान से हमें अपनी पूरी एडजस्टमेंट एंट्रीज को पढ़ना पड़ता है, सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पीरियोडिक भी आता है और परपेचुअल भी आता है, ठीक है। पीरियोडिक में हमारे पास ओपनिंग भी होगा, ठीक है, देन हमारे पास परचेजेस भी होगा, परचेज रिटर्न भी होगा, और हमारे पास ये हमें कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक भी देंगे, ठीक है। या तो क्लोजिंग स्टॉक देंगे या हमें वो बताएंगे कॉस्ट और एनआरवी के कंपैरिजन से आप हमें कैलकुलेट करके बताएं। परपेचुअल में क्या होगा कि परपेचुअल में डायरेक्ट आपको वो ओपनिंग स्टॉक तो देगा, लेकिन सॉरी क्लोजिंग स्टॉक देगा, क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ वो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे देगा। पीरियोडिक में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, परपेचुअल में एग्जामिनर आपको दे देता है। तो हमारे पास ये दो चीज़ें होती है, तो दोनों को ज़रा ध्यान से देखिएगा। देन हमारे पास आता है ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अरे भाई, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? देखें, अ ट्रांजेक्शंस एन एन एक्शन और एक्टिविटीज़, क्या एक्शन हो या एक्टिविटीज़ हो जहाँ पे इन्वॉल्विंग हो टू पार्टीज़, दो पार्टीज़ और दो थिंग्स हो डेट रेसिप्रोकली अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस ईच अदर, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें, ईच अदर इफेक्ट करें, एक दूसरे को असर करें। कह रहा है अब बिजनेस ट्रांजेक्शंस इज एन इंटरेक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड कस्टमर, सप्लायर और एनी अदर पार्टीज, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किसका, बिजनेस का कस्टमर का, बिजनेस का सप्लायर का, और बिजनेस का या अदर पार्टीज का, विद वूम दे डू बिजनेस। इट इज़ एन इकोनॉमिक इवेंट, ये हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक इवेंट होता है, दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको हम क्या पे रिकॉर्डेड करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम में। देखिए ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अगर एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि बताओ मैंने जो है बिजनेस से ऑनर ने पैसे निकाले, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? आप बोलेंगे 100% बिजनेस ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि भाई पैसा कहाँ से निकाला है, बिजनेस से। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, बिजनेस में पैसा आए या पैसा जाए, वो भाई मॉनेटरी इम्पैक्ट है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, हम उसको ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो पैसा कहाँ से आता है, खुद तो आता नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास जो है वो कोई सरमायादार होता है, कोई ऑनर होता है जो पैसा लगाता है, तो जब वो पैसा लगाता है तो बिज़नेस में तो पैसा आया। हम बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि बिज़नेस से क्या हो रहा है, हमें ऑनर से लेना देना ही नहीं है। ऑनर अपने पैसे खर्च करे, ज़ाया करे, कुछ भी करे, हमें उससे फ़र्क नहीं, हमें बिज़नेस के पैसे से फ़र्क है। बिज़नेस का पैसा 1 रुपये भी बाहर जा रहा है तो मुझे उसका रिकॉर्ड करना है। देन कह रहा है ट्रांजेक्शन दैट हैज़ मॉनेटरी इम्पैक्ट, के मॉनेटरी इम्पैक्ट होता है जहाँ मैंने आपको बताया, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो जाए। ऑन द बिजनेस अकाउंट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये हमारी क्या होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है जहाँ पे हमारा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैज़ इफेक्ट ऑन बिजनेस, जो कि हमारे बिजनेस पे इफेक्ट करता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे और एक्सेट्रा। कह रहा है अ बिजनेस मस्ट रिकॉर्ड एंड अकाउंट फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, बाकी आप ICAP की बुक भी रीड करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कैश सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। हम जब सेल्स करते हैं, कैश पे करें या हम क्रेडिट पे करें, ठीक है, गुड्स बेचें या सर्विसेज बेचें। अब सर्विसेज कैसे बेची जाती हैं, देखिए आप फॉर एग्जांपल जैसे टीचर है, तो टीचर अपनी सर्विसेज बेचता है, मतलब वो आपको अपनी सर्विसेज देता है, देन वो आपसे पेमेंट लेता है या अमाउंट लेता है कुछ। क्रेडिट सेल्स होती हैं, उधार पे सेल्स होती हैं भाई गुड्स की या फिर सर्विसेज की, ये हमारी क्या होंगी, ट्रांजेक्शन्स होंगी बिजनेस की। कह रहा है हमने पैसा रिसिप्ट किया है कैश फ्रॉम कस्टमर टू वूम क्रेडिट सेल वॉज मेड, जिसने हमसे उधार माल ख़रीदा था, अब उसने पेमेंट करी, तो जाहिर सी बात है बिज़नेस में तो पैसा आया, ठीक है। तो ये बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स है। अच्छा, पहले तो सर बिज़नेस में ट्रांजेक्शन्स में पैसा ना इन्वॉल्व हुआ ना कुछ हुआ, तो यहाँ पे हम इसको बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स क्यों कहेंगे। देखें, बिज़नेस ने ना पैसा तो नहीं लिया, लेकिन एक वादा लिया था कि उसने कहा था यार मैं आपको पैसा दे दूंगा,
ठीक है। तो एक स्टेटमेंट होती है जिसको बोलता है सर जी ये स्टेटमेंट है, देन आपको मैं इस स्टेट में पैसे पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शंस कहलाई जाएगी। कह रहा है कैश परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, में रॉ मटेरियल परचेज किया है, ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। हमने उधार पे रॉ मटेरियल परचेज किया तब भी ये हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। कह रहा है ड्राइंग, ड्राइंग क्या होती है, जो कि मालिक जो होता है ना, मालिक ऑनर, वो पैसा बिजनेस से निकाले या गुड्स बिजनेस से निकाल के अपने घर ले जाए, तो ये हमारी क्या होती है, ड्राइंग्स होती है, सिंपल। देन क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन कितनी किस किस तरह की होती हैं, यहाँ पे हमें ये देखेंगे। The business transaction may be classified in following ways। सिंपल ट्रांजेक्शन होंगी और कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन होगी। देखें सिंपल, मैं आपको इस बात को बताता हूँ, सिंपल ट्रांजेक्शन क्या है, जो कि आपने माल कैश पे ख़रीदा या कैश पे बेचा, सिंपल, ये आपके सिंपल ट्रांजेक्शन है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन क्या है, जैसे कि आपने बोला यार आपने अपनी एक प्रोडक्ट सेल करी, ठीक है, अब जिसको आपने अपने सेल्स मेनू कहा था ना इसको बेचो, उसके ऊपर उसका कमीशन था, ठीक है, उसने आगे बेचा, लेकिन बेचा किस पे, बेचा उसने इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। तो जब इंस्टॉलमेंट उसने बेचा तो डाउन पेमेंट तो उसने कर दी कस्टमर ने, देन क्या करा आपके सप्लायर ने, मतलब जो आपका सेल्स मैन है, उसने क्या करा, उसने उसको क्या कर दी, इंस्टॉलमेंट्स बना दी कि आप इस टाइम पे अपने अपनी पेमेंट देते रहिएगा। तो वो क्या करता है, अपनी पेमेंट देता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। मतलब भाई एक हम कैश पे बेचें, कैश पे ख़रीदें, तब भी सिंपल ट्रांजेक्शन है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा कि हमने जब उसको चीज़ दी तो हमने ज़ाहिर सी बात है इंस्टॉलमेंट हम पेमेंट ज़्यादा लेंगे, तो ये हमारा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने यही किया कि क्या कह रहा है कि वेरी सिंपल ट्रांजेक्शन लाइक बाइंग एंड सेलिंग item on cash। credit transaction may also be complex involving long time and various parties, जो बहुत ज़्यादा पार्टीज है, फॉर एग्जांपल सेलिंग आइटम्स थ्रू एजेंट इन्वॉल्विंग सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है। अच्छा, वन ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है, ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन क्या। देखिए वन ऑफ ट्रांजेक्शन ये होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस अपना स्टार्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, एक ही दफ़ा में बिज़नेस की जो बिल्डिंग है वो या लैंड जो है वो आप ख़रीद के रख लेंगे, तो ये आपकी वन ऑफ ट्रांजेक्शन हो गई। ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन क्या होगी, जो आपकी मंथली होगी या डे टू डे होगी। जैसे कि अब आप जो सैलरीज पेमेंट करते हैं, पे करते हैं अपने एम्प्लॉय को, तो आप क्या साल में एक दफ़ा करते हैं या सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करने के बाद बोलते हैं बस अब मैंने पेमेंट नहीं करनी, नहीं ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हैं, उसको हर मंथ पेमेंट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने उसको बस एक दफ़ा पेमेंट दी और उसके बाद आप बोल रहे हैं बस अब तुम मेरा काम करो, नहीं ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे भी इसने यही किया कि वन ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है कि अगर सिंगल एक्विजिशन, फॉर एग्जांपल बाइंग लैंड एंड बिल्डिंग फॉर सेटिंग अप फैक्ट्री को सेट करने के लिए हमने खरीदा थी, हमारी वन ऑफ ट्रांजेक्शन। ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन क्या है कि आल्सो अकर ऑन रेगुलर बेसिस पे होगी, पेमेंट ऑफ मंथली रेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। कैपिटल ट्रांजेक्शन एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन क्या होती है, देखें जब हम कैपिटल ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो हमें ये पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे ना हमें सिंपल मैं आपको बताऊँ तो पीपीई में आएगा। पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें हमारे पास सारे नॉन करंट एसेट आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब इसको ख़रीदते हैं तो ये हमारी कैपिटल ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है। देन जब हम अपने ख़र्चा कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हमारा जो है रिपेयर करना है, हमने ना अपनी फिक्स एसेट को रिपेयर करना है, तो हमने जो रिपेयर करना है तो ये मेरी कैपिटल ट्रांजेक्शन नहीं होगी, ये मेरी रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होगी, क्योंकि मैंने उसको उसकी परफॉर्मेंस मेंटेन रखने के लिए उस पर खर्चा करवाया, ठीक है। तो ये मेरी रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होगी। तो जो कैपिटल ट्रांजेक्शन होती है वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होती है, और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन जो है वो विद इन अकाउंटिंग पीरियड होती है। मतलब ये मोर देन 12 मंथ्स होती है, लेस देन 12 मंथ या लेस देन 12 मंथ होगी। कह रहा आइटम क्या है, ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर सच एज पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज टू कैरी आउट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस आर कैपिटल आइटम्स, ठीक है। ये हमारे कैपिटल आइटम्स होते हैं जो कि हमारे शॉर्ट टर्म नेचर्स के होते हैं। पर्टिकुलर आइटम्स आर यूज
टू और अकर इन नॉर्मल साइकिल ऑफ बिजनेस, मतलब जो हमारा 1 साल होता है, 1 साल के जितनी हमारी अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके अंदर जो भी हमारे खर्चे होते हैं, हमारा रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होती है, जिसको हम रेवेन्यू आइटम्स कहते हैं। देन उसने हमें बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप अपना कोई एसेट खरीदते हैं ना, नॉन करंट एसेट, तो ये आपकी कैपिटल ट्रांजेक्शन होती हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो उस पर डे टू डे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो होती है सिंपल। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बाइक है, ठीक है। बाइक में नॉर्मली जो है वो 2 से 3 बंदे बैठ जाते हैं इजीली, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या करा, उसके पीछे जो है वो चिंची होती है, चिंची जैसे हमने देखे हैं चिंची चल रहे होते हैं, तो हमने चिंची लगवा दी। तो अब जो मैंने चिंची लगवाई है, ठीक है, तो इस चिंची को मैं क्या एज्यूम करूँगा, इस चिंची को मैं एज्यूम करूँगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि इसने मेरी क्या करा है, जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दी। देखिए, कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि हमारे नॉन करंट एसेट पे हो, जो कि हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर दे, ठीक है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करे या उसकी जो है वो कैपेसिटी इंक्रीज़ करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाइक पे 3 बंदे बैठ सकते थे, लेकिन जब चिंची लगाई तो अब बाइक पे नॉर्मली जो है वो 8 से 10 बंदे बैठ सकते हैं। तो ये क्या करा इसने, उसकी वैल्यू बढ़ा दी। मतलब पहले 3 बंदे बैठते थे, अब 10 बैठ रहे हैं भाई, तो कैपेसिटी बढ़ गई ना। तो ये मेरी कैपिटल ट्रांजेक्शन होती है, जिसको मैं कैपिटलाइजेशन भी कहता हूँ। यहाँ पे ये सारा यही लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लिएगा और आईकेप की बुक में भी पढ़िएगा, बहुत इजी है, कोई इशू नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है। देखिए, कैपिटल रिसिप्ट हमारी लॉन्ग टर्म नेचर्स की होती है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बैंक से लोन ले लें 4-5 साल के लिए, तो ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। और जब हम लोन पे कर रहे होते हैं ना, लोन पे कर रहे होते हैं, हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, सिंपल। तो कैपिटल रिसिप्ट्स जो है हमारी क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म रिसिप्ट नेचर होती हैं, जैसे कि हम बैंक से लोन ले लें या न्यू मनी इन्वेस्ट कर दें बाय बिजनेस ऑनर कर दे विच इज़ कैपिटल, ठीक है। ये हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स होती है। जैसे कि बिजनेस में अगर पैसा कैपिटल ऑनर लगा दे तो हमारी कैपिटल रिसिप्ट भी होती है। रेवेन्यू क्या होती है, हमारी इनकम होती है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम नॉर्मल अकाउंटिंग ऑपरेशन। देखिए, हम जब बिज़नेस जो है वो नॉर्मल अकाउंटिंग पीरियड में अपनी इनकम कैसे जनरेट करेगा, या तो सेल्स गुड्स करेगा या अपनी सर्विसेज को करेगा, ठीक है। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल्स करते हैं, देन उसके ऊपर हम अपनी चार्ज करते हैं। टीचर्स भी यही करते हैं, डॉक्टर्स भी यही करते हैं। लेकिन अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई गुल अहमद वाले हैं, वो क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, वो प्रोडक्ट बेचेंगे, देन उसके ऊपर वो प्रॉफिट कमाएंगे, तो उनका वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, ठीक है। सेल्स ऑन गुड्स और इंटरेस्ट रिसीव जो हमारा होता है नॉर्मली, ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग आ गया है कि हमारा हेड ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हेड ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, ये लाजमी आप लोग बहुत अच्छे से कवर करिएगा। देखिए, हेड ऑफ अकाउंट मेरा होता है, जो कि मेरा अकाउंटिंग के हेड होता है। इसको मैंने अच्छा कर लिया ना, समझ लें आपकी अकाउंटिंग हाथ में है, इसके जिसके हाथ में इसके ये 5 हेड्स परफेक्ट याद है उसके नेचर्स के साथ, देन आपको इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है अकाउंटिंग में। एसेट्स सिंपल याद रखिएगा, जो कि बिजनेस यूज़ कर सकती है विद, जैसे कि वो पास्ट इवेंट्स में यूज़ करी होती है, इसी तरह से वो भी करेगी, ठीक है। तो एसेट्स की 2 टाइप्स होती है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी आपने ये फॉर्मेट याद करना है कि एसेट, अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने ना रेड कर दिया दोनों को, एसेट को और एक्सपेंस को, बाकी तीनों को मैंने एक ही तरह रहने दिए। क्यों रहने दिए, क्योंकि 2 की नेचर सेम है और 3 की नेचर सेम है। मतलब ये जब भी बढ़ेंगे 2 डेबिट होंगे, जब भी कम होंगे क्रेडिट होंगे। बाकी के 3 जब भी बढ़ेंगे क्रेडिट, जब भी कम होंगे डेबिट। एसेट जब भी इंक्रीज होगा डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट, सही है। इंक्रीज पे डेबिट और डिक्रीज पे क्रेडिट। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी डेबिट, और जब भी डिक्रीज होगी डेबिट, सॉरी, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट, और जब भी डिक्रीज होगी डेबिट। ऑनर्स इक्विटी कह लें या कैपिटल कह लें, जब भी इंक्रीज होगा क्रेडिट में जाएगा, जब भी डिक्रीज होगा डेबिट में जाएगा,
ठीक है। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होगा डेबिट में जाएगा, और एक्सपेंस जब भी डिक्रीज़ होगा वो क्रेडिट में जाएगा। तो इसलिए मैंने इन दोनों का सेम नेचर बनाया हुआ है, ठीक है। देन बाकी इसका और इसका, ये तीनों जो हैं वो सेम नेचर के हैं। अब रेवेन्यू या कह लें या इनकम कह लें, जब भी इंक्रीज़ होगा डेबिट, सॉरी जब भी इंक्रीज़ होगा क्रेडिट, और जब भी डिक्रीज़ होगा डेबिट, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये आपने हेड्स ऑफ अकाउंट याद रखने हैं, क्योंकि आगे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे, जिस जो भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आपको ये आ गया, आपको समझ लें अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आ गई। जिसकी डबल एंट्री पक्की उसके लिए अकाउंटिंग बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम अपनी वीडियो का एंड यहाँ पे करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।